बॉलीवुड इज़ अ ओपन इंडस्ट्री, यानी कि यहाँ पर कोई भी आकर अपनी किस्मत आजमा सकता है। ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि यहाँ पर एक रिजर्व्ड कैटेगरी होनी चाहिए कि आउटसाइडर्स के लिए 40% रिजर्वेशंस, यानी अगर साल में 100 फिल्में बनती है तो उसमें से 30 से 40 फिल्मों में आपको आउटसाइडर्स को ही लेना पड़ेगा। हे गाइस, दिस इज निखिल पितले एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है नेपोटिज्म। Send the rocks across the pavement, hoping they will cave in and swallow me whole. तो गाइस, सबसे पहले जानते हैं कि नेपोटिज्म इस शब्द का अर्थ क्या है। गूगल तो यही कहता है कि नेपोटिज्म मीन्स यूजिंग योर पावर और इन्फ्लुएंस टू गिव अनफेयर एडवांटेज टू योर फैमिली मेंबर्स, स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स। हिंदी में अपने अधिकार या प्रभाव से परिवार के सदस्यों को अनुचित लाभ पहुंचाना, यानी भाई भतीजावाद, खासकर उन्हें नौकरी देना। तो दोस्तों, नेपोटिज्म सुनते ही आपको सबसे पहले बॉलीवुड की याद क्यों आती है? आपने देखा होगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में आपके दोस्तों के फादर्स लॉयर होंगे, डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर होंगे या और कुछ हो सकते हैं। नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं तो हर प्रोफेशन की रियलिटी है। पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनेगा, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बनेगा और डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर ही बनेगा। कई आपके ऐसे दोस्त आपके फ्रेंड लिस्ट में होंगे या आप खुद भी हो सकता है आपके डैड डॉक्टर हो, तो क्या आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं? नहीं, आप अपने डैड के हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हैं, उन्हें असिस्ट करते हैं और फिर टेक ओवर करते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं दोस्तों, क्योंकि ऑब्वियसली आपके डैड ने ज़ीरो से शुरुआत की थी, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया और ये उनकी अचीवमेंट्स है और ये आपको फैसिलिटेट हो रही है, आपको इनका प्रिविलेज मिल रहा है। तो आपका काम है, अगर आपके डैड माइनस से 0 तक आए तो आपका काम है कि 0 से इसको 5 या 10 पर ले जाना। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो दोस्तों, अब आते हैं मेन मुद्दे पर, बॉलीवुड पर, जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा आकर्षण है। आपको हमेशा ये कंप्लेंट्स रहती हैं कि सिर्फ 4-5 फैमिलीज मिलकर ही इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं। कपूर, कुमार, खान्स, यही लोग क्यों चला रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये कहाँ से शुरू हुआ? तो दोस्तों, शुरू करते हैं कपूर खानदान से। कि आपको पता है कि पृथ्वीराज कपूर, जिनका जन्म 3 नवंबर 1906 में हुआ था, उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया। साइलेंट एरा के टाइम से वो फिल्मों में काम कर रहे, यानी ब्लैक एंड वाइट फिल्में पहले आती थी जिनके अंदर साउंड भी नहीं होता था। एक थिएटर एक्टर थे और वो जगह जगह प्लेस करते थे। फिर बाद में उन्होंने फिल्मों में शुरुआत की। उनके चले जाने के बाद उनके बेटे शशि कपूर जी ने 1944 में पृथ्वी थिएटर्स को जन्म दिया। पृथ्वी थिएटर्स एक ऐसा थिएटर ग्रुप था जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं तो वर्ल्ड ओवर अपने प्लेस लेकर जाता था। और आप जो मुंबई में पृथ्वी थिएटर देखते हैं वो 1978 में बना हुआ है, जिसके ट्रस्टी थे कुणाल कपूर। पृथ्वीराज कपूर के बेटे यानी राज कपूर साहब, जिनका जन्म हुआ था 14 दिसंबर 1924 में, और उन्होंने महज एट द एज ऑफ 22 या 23 आरके फिल्म्स को जन्म दिया, यानी आरके स्टूडियोज़ को उन्होंने एस्टैब्लिश किया था चेंबूर में। कैन यू इमेजिन? और उन्होंने अपनी पहली फिल्म 1947 में खुद प्रोड्यूस की थी, जब देश को आज़ादी मिली थी। उसके बाद एक और फिल्म उन्होंने 1948 में प्रोड्यूस की थी। दोनों फिल्में नहीं चली, लेकिन वो लगातार अपनी कोशिश करते रहे। राज कपूर साहब की फिल्म आवारा 1951 में आई और फिर बूट पॉलिश 1954। ये दोनों ही फिल्में इतनी अच्छी थी कि कान फिल्म फेस्टिवल में पाम डोर ग्रैंड प्राइज़ के लिए इनका दोनों बार नॉमिनेशन हुआ। आवारा में तो इनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि टाइम मैगजीन ने इसको वन ऑफ द टॉप 10 ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ ऑल टाइम्स डिक्लेयर किया था उस टाइम पे। दोस्तों, आवारा को प्रोड्यूस करने के बाद राज कपूर साहब वहीं पे नहीं रुके, तो उन्होंने उसके बाद में श्री 420, जिस देश में गंगा बहती है, ऐसी कई सारी फिल्में बैक टू बैक सुपरहिट दी, को इंडियन चार्ली चैपलिन के नाम से जाना गया। और उन्होंने अपने पूरे जीवन में 11 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 4 नेशनल अवार्ड्स जीते। राज कपूर साहब ने मेरा नाम जोकर बनाने में 6 साल लगा दिए। वो उनका एक पैशन प्रोजेक्ट था। उस फिल्म के ऊपर उन्होंने इतनी मेहनत की और अपना यंगर वर्जन का जो रोल था उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को उसमें लॉन्च किया। लेकिन वो फिल्म इतनी बड़ी डिज़ास्टर हुई, बॉक्स ऑफिस डिज़ास्टर, कि उनको अपना घर तक मॉर्टगेज करना पड़ा, उनको अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा आगे इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए। और मैं इसीलिए इन बातों को बता रहा हूँ कि इन लोगों ने अपने घरों को गिरवी रखा है, लोन लेकर इन्होंने फिल्में बनाई हुई है। अगर इनकी अगली फिल्म हिट नहीं होती तो शायद ये सड़क पर आ जाते। तो इस लेवल का पैशन और रिस्क इन लोगों ने लिया हुआ है, तभी आज
वो उस मुकाम पर पहुंचे। तो राज कपूर साहब का जन्म पेशावर में हुआ था, तो दूसरी तरफ 27 सितंबर 1932 में यश चोपड़ा साहब का जन्म लाहौर में हुआ और उनके बड़े भाई को उन्होंने असिस्ट करना शुरू कर दिया, मिस्टर B.R. चोपड़ा साहब। लेकिन वो अपनी फिल्में बनाना चाहते थे, अपना नाम अलग से बनाना चाहते थे। तो कैन यू इमेजिन, B.R. चोपड़ा सबसे बड़ा बैनर हुआ करता था उस टाइम पर, लेकिन फिर भी यश चोपड़ा साहब ने एकदम ज़ीरो से शुरुआत की। एक छोटा सा टेबल और उसके ऊपर से फ़ोन रखे हुए होते थे और वहाँ से उन्होंने यशराज प्रोडक्शंस की शुरुआत की 1959 में। और आपको ताज्जुब होगा इस बात से कि सिर्फ 11 साल के अंदर यानी 1970 को यश चोपड़ा साहब ने यशराज स्टूडियोज़ का निर्माण किया। दूसरी तरफ लाहौर में ही 6 सितंबर 1929 में यशराज जौहर यानी करण जौहर के डैड का जन्म हुआ और उन्होंने 1952 से अपने करियर की शुरुआत की। अजंता आर्ट्स को आप सब लोग जानते होंगे, सुनील दत्त साहब का प्रोडक्शन था जो संजय दत्त के फादर। देवानंद साहब का प्रोडक्शन नवकेतन फिल्म्स, जहाँ पर यश जौहर जी ने उनका प्रोडक्शन संभाला, वहाँ पर वो प्रोडक्शन हेड बन चुके थे, लाइन प्रोड्यूसर कह सकते हो। और वहाँ पर उन्होंने अपनी पहली फिल्म गाइड से धमाका मचा दिया, वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही। उसके बाद में उन्होंने कई सारी फिल्में एक साथ की, ज्वेल थीफ आप कह सकते हो, उसके बाद में प्रेम पुजारी, हरे राम हरे कृष्णा, तो ऐसी कई सारी फिल्में उन्होंने दी। और फिर उस दूसरों की फिल्मों में 24 साल काम करने के बाद उन्होंने अपने खुद का प्रोडक्शन हाउस एस्टेब्लिश किया, धर्मा प्रोडक्शंस की पहली फिल्म दोस्ताना एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई। उसके बाद में उन्होंने अग्निपथ बनाई अमिताभ बच्चन साहब के साथ, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं चली। उसके बाद में गुमराह नहीं चली और फिर शाहरुख खान के साथ उन्होंने डुप्लीकेट प्रोड्यूस की, वो भी नहीं चली। एक तरफ यश चोपड़ा साहब के बेटे मिस्टर आदित्य चोपड़ा अपनी पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर बनाने जा रहे थे, DDLJ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वहाँ पर करण जौहर कॉस्ट्यूम संभालते थे और आदि को असिस्ट भी करते थे। तो वहाँ से उनकी दोस्ती शाहरुख और काजोल के साथ हुई। DDLJ बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी हिट हुई कि अभी तक वो थिएटर्स में चल रही है। और क्योंकि करण की फ्रेंडशिप शाहरुख और काजोल के साथ थी, तो उन्होंने भी अपनी फिल्म खुद प्रोड्यूस की, जिसके अंदर वो खुद एज ए डायरेक्टर लॉन्च हो रहे थे। कुछ कुछ होता है 1998 में इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई कि उसको फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले, उसको नेशनल अवार्ड्स भी मिले। क्योंकि ये इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स पे चलती है, आपकी जिनके साथ जमती है आप उन्हीं के साथ काम करते हो। तो एक सक्सेस रेशो इनका बढ़ चुका था। कुछ कुछ होता है के बाद कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, कभी अलविदा ना कहना, एक टीम सी बन गई थी इन सब की। और इन्होंने धड़ाधड़ बैक टू बैक अच्छी फिल्में दी, कुछ चली कुछ नहीं चली, लेकिन इनकी फिल्म्स का स्टैंडर्ड हमेशा टॉप पे रहता। दूसरी तरफ शाहरुख खान, जिनका करियर 1992 में शुरुआत हुई, उन्होंने महज 7 या 8 साल के अंदर 1998 में अपने खुद का प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया, जिसका नाम था ड्रीम्स अनलिमिटेड, जिसके को फाउंडर जूही चावला और अजीज़ मिर्ज़ा साहब थे। उनकी पहली फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन वो बार बार फिल्में बनाने की कोशिश करते रहे। बाद में जूही और अजीज़ मिर्ज़ा साहब ने शाहरुख का साथ छोड़ दिया और 2003 में ड्रीम्स अनलिमिटेड बन गई रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। पहेली, अशोका, भले ये फिल्में नहीं चली, उसके बाद में उन्होंने अपनी क्लोज फ्रेंड कोरियोग्राफर फराह खान को एज ए डायरेक्टर उसमें लॉन्च किया। मैं हूं ना, उसके बाद में ओम शांति ओम, हैप्पी न्यू ईयर, लाइन से धड़ाधड़ फिल्में बनती। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो है स्टार किड्स, जिनको इतनी स्क्रूटिनी फेस करनी पड़ती है, इतने लोग इनको जज कर रहे होते हैं ऑलरेडी कि अगर उनकी जगह पर शायद आप होते तो इंडस्ट्री कब की छोड़कर चले जाते। उनकी इसमें कोई गलती नहीं है कि दे वे बॉर्न इन फिल्म फैमिलीज। व्हाट दे कैन डू बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटी इज दे कैन जस्ट वर्क हार्ड। अगर आप में से कुछ लोग सिर्फ स्टार किड्स को सिनेमा घरों में जाकर थिएटर में देखते हैं, लेकिन अगर आप उनसे मिलेंगे तो दे आर एक्सट्रीमली हम्बल और उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है, उनको इस चीज़ की अहमियत पता है कि वो किस पोजीशन पर है और किसकी वजह से। तो उनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। अगर आप वरुण से मिलेंगे या टाइगर से मिलेंगे या आलिया से मिलेंगे या रणबीर से मिलेंगे, यू जस्ट नेम देम। और क्या इनकी फिल्में जब 100 करोड़ होती है तो क्या वो ऐसी ही हो जाती है? गाइस थोड़ा सा सोचिए कि वो फिल्में सचमुच अच्छी थी और हमने उन फिल्मों को कितना एंजॉय किया है, उनके गानों को, इनकी परफॉर्मेंसेस को, तभी जाकर ये फिल्में हिट हुई। और इन अ वे आप ये कह सकते हो कि उनको अपनी पहली फिल्म बड़ी आसानी से मिल जाती है, हो सकता है दूसरी या तीसरी भी आसानी से मिल जाती होगी, लेकिन हिट या फ्लॉप किसी एक्टर का करियर बनना या बिगड़ना ये आप लोगों के हाथ में है। रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ सुशांत सिंह राजपूत का, उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके लिए नेपोटिज्म बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है,
क्योंकि आप देखिए, मैंने आपको बताया, पृथ्वीराज कपूर, फिर राज कपूर, ऋषि कपूर, उनके बेटे रणबीर कपूर, तो इनको आप बॉलीवुड का प्रिंस कह सकते हो। सावरिया, इनको 2 साल संजय लीला भंसाली को असिस्ट करने के बाद मिली है। जी हाँ, रणबीर ने और सोनम ने संजय लीला भंसाली साहब को ब्लैक जो फिल्म आई थी रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन साहब की, उसमें असिस्ट किया था। उसके बाद में इनको लॉन्च किया गया एज एन एक्टर। सावरिया ऑब्वियसली ओम शांति ओम के साथ रिलीज़ हुई थी, इसलिए वो नहीं चली। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे सुशांत सिंह का करियर, इनको पहली फिल्म टेलीविज़न से आया, पहली फिल्म काय पो चे मिली, और दूसरी फिल्म आप देखिए रणबीर को बचना है हसीनो मिली और सुशांत को शुद्ध देसी रोमांस मिली। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको मिलती है। को इतनी चिढ़ मची हुई है कि रिसेंटली जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं, कुछ एक्टर्स तो अवार्ड फंक्शंस अटेंड ही नहीं करते, जैसे आमिर खान अवार्ड फंक्शंस कभी अटेंड नहीं करते। लेकिन इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। अवार्ड से कुछ भी नहीं होता गाइस। अगर आप मुझसे पूछो कि तुम्हें अगर कल फिल्म फेयर अवार्ड मिल जाएगा या तुम्हें कोई बड़ी फिल्म चाहिए तो तुम क्या मांगोगे? ऑब्वियसली फिल्म ही चुनूंगा, क्योंकि अवार्ड से आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। एक दिन आपको अवार्ड मिल जाता है, इट्स जस्ट एन अप्रिसिएशन। आप उसको घर पे शोकेस में सजा कर रख सकते हो, बाद में उसके ऊपर धूल जम जाती है, आप खुद भी उसको नहीं देखोगे। तो अवार्ड्स के लिए काम मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई भी करता है। हाँ, लेकिन अगर आपने अच्छा काम किया और आपको अवार्ड मिल रहा है तो गुड, अगर नहीं भी मिल रहा है तो मोर देन बेटर, बिकॉज आपके पीछे ऑडियंस का हाथ है। आपकी फिल्में चलना या नहीं चलना ये लोगों के हाथ में है। अगर ऑडियंस आपको अप्रिशिएट कर रही है, दैट इज़ द बिगेस्ट रिवॉर्ड। आप मुझे कोई भी ऐसा एक एग्जांपल दिखा दीजिए कि XYZ एक एक्टर था जिसको कभी भी फिल्में नहीं मिलती थी, लेकिन उसको ये फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया और उसके बाद में उसको लाइन से फिल्में मिलने लगी और वो बहुत बड़ा सुपरस्टार बना। कमर्शियल अवार्ड्स के अलावा भी काफ़ी अप्रिसिएशन है सरकार की तरफ से। आपको नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी रखे हुए हैं, काफ़ी फिल्म फेस्टिवल्स में आप अपनी फिल्म लेकर जा सकते हो, वहाँ पर भी काफ़ी नीश फिल्मों को अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिलते हैं। जिन लोगों को आप नहीं जानते वहाँ पर एशिया में बेस्ट एक्टर अवार्ड भी जीतते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो ज़्यादा वैलिड है आज के टाइम। आपको बस मेहनत से अपना काम करना है। कंप्लेनिंग नेचर से कभी भी आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। नेपोटिज्म, येस इट एग्जिस्ट, इट इज़ अ रियलिटी एंड इट इज़ इन एवरी प्रोफेशन। जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं तो बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में, कॉरपोरेट में, या जैसे मैंने बताया डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का इंजीनियर, लॉयर का लॉयर, तो ये हर जगह पे है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप एक किसान के बेटे और अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो बिना सिफारिश के आपको नौकरी तक नहीं मिलती। इसी तरह ये भी डिबेट आप लोग करते हो कि जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको धर्मा और यशराज जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस चांस नहीं देते। तो गाइस ये बात बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि करण जौहर ने भी कंगना को फिल्म दी हुई है और इरफान खान जैसे एक्टर्स हैं, नवाजुद्दीन को भी फिल्म दी हुई है। लेकिन गाइस अगर यहाँ पर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हो, जैसे कि नवाजुद्दीन को स्टूडेंट ऑफ द ईयर में लॉन्च कर देना चाहिए था, तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। हर एक्टर की अपनी अपनी काबिलियत होती है, प्लस पॉइंट्स होते हैं, माइनस पॉइंट्स होते हैं। हर एक्टर हर फिल्म नहीं कर सकता, हर एक्टर हर कैरेक्टर नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए कि 50 या 60 साल से उन्होंने अपने प्रोडक्शंस को एस्टैब्लिश करने में लगा दिए। उनके 2 से 3 जनरेशन्स इस प्रोडक्शन को इस मुकाम पर लाने में मेहनत करते हैं, आज भी कर रहे हैं। तो इतनी आसानी से अचीव नहीं होने वाली है किसी को भी। आपको अपने आप को किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर कभी ना कभी तो प्रूव करना होगा, उसके बाद शायद वो आपको कंसिडर करेंगे। और प्रोड्यूसर जो होता है वो आउट एंड आउट इज़ जस्ट अ बिजनेसमैन। हर फिल्म को बिजनेस के नज़रिए से ही देखेंगे। अगर वो किसी नॉन फेस को लेते हैं, वेब सीरीज़ से हो या फिर वो टेलीविज़न से हो, अगर वो किसी नॉन फेस को लेते हैं या किसी स्टार किड को लेते हैं तो उनकी फिल्म के चलने की गारंटी बढ़ जाती है। तो वो कोशिश करते हैं कि सेफ चले। और आजकल बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में जहाँ पर फ्लॉप हो रही है तो इतना बड़ा रिस्क कोई क्यों लेगा। और मेरा ये मानना भी है कि वो उनके पैसे हैं तो उनके पैसों के ऊपर उनका हक है और उनका डिसीजन है। जो भी उनका डिसीजन है, अगर उनको लगता है कि किसी स्टार किड को लॉन्च कर देना चाहिए तो आपको आपके हाथ में वो चीज़ है कि उस फिल्म को हिट करना या फ्लॉप। अगर वो फिल्म फ्लॉप होगी तो वो उस स्टार किड को भी रिपीट नहीं करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये इंडस्ट्री बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन पे चलती है, उगते हुए सूरज को सलाम करती है। मतलब कि जिसकी फिल्में चल रही है उसी के साथ बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस काम करने में यकीन रखते हैं, विच इज़ अ फेयर प्रैक्टिकल डिसीजन टू मेक। कमर्शियल फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए आपके हीरो को गाना, डांस, एक्शन ये सारी चीज़ें आनी ही चाहिए। और जो एक्टर्स आर्ट फिल्मों से आते हैं या जो मीनिंगफुल सिनेमा करते हैं उनको खुद को ये चीज़ें करने से बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कैसे चलेगा?
आपको डांस भी नहीं करना है, आपको हीरोइन के साथ रोमांस भी नहीं करना है, आपको सिर्फ आर्ट फिल्म और मीनिंगफुल सिनेमा करना है और फिर आपको कमर्शियल सिनेमा को गालियाँ भी देनी है। तो ये अपना पर्सनल डिसीजन है, ईच टू हिज ओन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहिए तो ये है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स। आप मुझे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो और अभी घंटी भी बजा दीजिए ताकि मैं और नए नए वीडियोस ऐसे लेकर आया करूँ। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। Listen, I can see the light.